ओके, मॉर्निंग। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरपीएससी प्रोग्रामर का नया बैच है, वीकेंड बैच स्टार्ट कर रहे हैं आज से। देखिए, हम सब जो कि आज क्लास में एडेड हैं वो सब जानते होंगे वैसे प्रोग्रामर की वैकेंसी के बारे में। मोस्ट प्रोबेबली वैकेंसी मार्च अप्रैल में आने की पूरी संभावना है और हम बैच अभी से स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं कर रहे हैं क्योंकि जनरली इस बैच में जो स्टूडेंट है सभी नौकरी में है, गवर्नमेंट जॉब में है या इसकी प्राइवेट नौकरी में, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो हम वीकेंड बैच के रूप में चला रहे हैं इसको। सैटरडे संडे क्लासेस होंगी, सैटरडे को 3 घंटे और संडे को 3 घंटे, और 2-3 हफ्ते बाद में इसकी क्लासेस को बढ़ा के सैटरडे को 5 घंटे और संडे को 5 घंटे, इस तरह से हफ्ते में 10 दिन क्लास आपकी होगी। और लगभग हम मान सकते हैं कि इस हिसाब से अगर हम चलते रहे तो ये 7 से 8 महीने का सिलेबस है, तो सिलेबस काफी लंबा है। और इस टाइम ड्यूरेशन में अगर मान लो मार्च अप्रैल के आसपास में वैकेंसी संभावना है वैकेंसी आने की, वैकेंसी आ जाती है तो हम इस बैच को डेली बैच कर देंगे। वो भी लेकिन ये ध्यान रखें आपके टाइम शेड्यूल के हिसाब से होगा, या तो सुबह आपके जॉब से पहले होगा या शाम को 7 बजे करीब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सिलेबस की कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी क्योंकि आप सब लोग अभी मान लो काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब में, तो पढ़ाई के फ्लो से हट चुके हैं, तो हमारा पहला उद्देश्य ये है कि आपको वापस से ट्रैक पे लाना। तो सैटरडे संडे बेस्ट ऑप्शन है जिससे आप आराम से रिलैक्स होकर पढ़ सकें। ठीक है, तो पहले हम बात करें आरपीएससी सिलेबस के। आरपीएससी प्रोग्रामर का जो सिलेबस क्या है उसकी बात करते हैं। 2 पेपर इसमें होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में अगर हम बेसिकली देखें, हम अगर ये कहें कि इसमें केवल आपके टेक्निकल पोर्शन ही आता है तो कोई गलत नहीं होगा। थोड़ा बहुत नॉन टेक्निकल पोर्शन है, मतलब बेसिकली ये प्योर एक वैकेंसी है जो कि टेक्निकल पोर्शन कवर करती है। और जैसे कि अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जा रही है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, उसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जिन लोगों का टेक्निकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग है उनको उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि राजस्थान जीके और अदर सब्जेक्ट जो कि नॉन टेक्निकल्स हैं वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, कि हम ये कह सकते हैं 60% उसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन है, मतलब 40% ही आपके टेक्निकल पोर्शन है। लेकिन यहाँ पे मैं ये 100% से कह सकता हूँ कि 95% आपके टेक्निकल पोर्शन है। 95% देख सकते हैं एक बार अपन पेपर फर्स्ट, जिसमें पेपर फर्स्ट में मेन जो सब्जेक्ट हैं वो आपके मान सकते हैं अपन, आपका एक तो डेटाबेस, एक नेटवर्किंग। ठीक है, ये देख सकते हैं अपन, डेटाबेस है और नेटवर्किंग है। और जो आपकी स्टार्टिंग में दे रखे हैं कि आपके जीके और रीजनिंग वाला पोर्शन है। अगर हम पिछले 2013 की प्रोग्रामर की बात करें तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आए थे मात्र पूरे जीके और रीजनिंग वाले पोर्शन से, और वो इतने ज्यादा टिपिकल नहीं होते। जनरली करंट जीके को, मतलब ये करंट जीके ज्यादा आती है, 5-7 2-3 क्वेश्चन करंट जीके के आते हैं, 5-7 क्वेश्चन मान लो मैथ के मान ले, 5-7 क्वेश्चन रीजनिंग के मान ले, ऐसा कुछ मिला के 10 से 12-15 क्वेश्चन मैक्सिमम आपके पेपर फर्स्ट में नॉन टेक्निकल पार्ट के हो सकते हैं। जो मेन इशू है वो है पेपर फर्स्ट में डेटाबेस और नेटवर्किंग। ये सब्जेक्ट हमारे, जैसे कि अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, पहले सूचना सहायक थी। आप सब लोग मान लो, आपने जो ज्यादातर लोग अभी जो जुड़े हुए हैं वो सूचना सहायक है। ठीक है, तो आपने ये डेटाबेस और नेटवर्किंग सब्जेक्ट पढ़े हैं, आपने सूचना सहायक में भी, वहां पे केवल इंट्रोडक्शन था। यहाँ पे आपने आपकी जो कोर्स था, मान लीजिए बीटेक या एमसीए जो भी आपने कोर्स किया, उसमें जितना पढ़ा है उससे भी ज्यादा विस्तार से इसमें आएगा। क्वेश्चन बहुत डेप्थ में आते हैं, तो यहाँ पे वास्तव में आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इतना इजी नहीं है, तो जितना डिटेल में जाएंगे उतना आपके लिए इजी होगा। ठीक है, तो हम भी कोशिश करेंगे, जैसे हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि पेपर फर्स्ट का जो पोर्शन है डेटाबेस, और पेपर सेकंड में प्योरली टेक्निकल पार्ट है। पेपर सेकंड में देखें अगर, सैड, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, इसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोल सकते हैं। और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डिजाइन। बेसिकली ये क्या है, जावा। ठीक है, तो ये 2 पेपर सेकंड में 2 आपके सब्जेक्ट कवर होते हैं, सैड और हम कह सकते हैं जावा। अगर हम सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इसमें जावा दी हुई। वैसे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें जो मेन फोकस है वो जावा पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें जावा है, और जावा और सैड है, और इसमें डेटाबेस और नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये बात हुई, 2 पेपर आने, दोनों में 100-100 क्वेश्चन आने।
तो पेपर फर्स्ट के अंदर तो मान लीजिए हम ये कह सकते हैं कि 45 डेटाबेस के, 45 नेटवर्किंग के और 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन अदर नॉन टेक्निकल पोर्शन, जिसमें मैथ, रीजनिंग, राजस्थान जीके, करंट जीके, इनका सबका पोर्शन 15 क्वेश्चन में, 10 क्वेश्चन में कवर हो गया, मतलब 2-2 क्वेश्चन हर पोर्शन से आएंगे। और 45 डेटाबेस, 45 नेटवर्किंग मान सकते हैं। और यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चन सेड के, 50 क्वेश्चन जावा के, ठीक है ना, ये बात है। तो मतलब प्योर टेक्निकल स्टडीज हैं जो हमने हमारे जो भी कोर्स किया, मान लो 4 साल का बीटेक किया था या मान ली 3 साल का एमसी किया था, पहले बीसी किया 6 साल, तो आपने पूरी पढ़ाई करी थी, पूरा आपकी नॉलेज यहाँ काम आने वाली है, ठीक है ना। तो हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, चारों पेपर मेन देख सकते हैं कि 4 सब्जेक्ट हैं, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सैड, जावा। तो चारों तो एक साथ चालू कर नहीं सकते, इतना ज्यादा लोड हो जाएगा हमारे ऊपर। हम चालू करने वाले हैं, एक तो लेंगे यहां से पेपर फर्स्ट से डेटाबेस, और दूसरा पेपर सेकंड से लेंगे आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूप में जावा, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। जब हम जावा और डेटाबेस को खत्म कर देंगे, लगभग दोनों एक साथ खत्म होंगे, हम मान सकते हैं 3 महीने में आपका ये हम जावा और डेटाबेस खत्म कर देंगे, 3 से 3.5 महीने में। और उसके बाद में वीकेंड बैच रहेंगे, तो अगर रेगुलर बैच हो जाएंगे तो जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में फिर हम सेकंड पोर्शन में चालू करेंगे, यहां से सैड उठाएंगे, यहां से नेटवर्किंग उठाएंगे, ठीक है ना। ये तरीका रहेगा। आप क्योंकि सभी लोग जॉब में हैं, तो कोशिश ये करें कि जो जिस हफ्ते में जो सिलेबस हो जाए उसको उसी हफ्ते में कवर करें। हमारा फोकस बिल्कुल रहेगा कि जो चैप्टर कंप्लीट हुए उसके जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, कि जिस प्रकार के एमसीक्यू बनते हैं, हम क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेन इश्यू ये होता है कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो आ गई, लेकिन उसमें से कैसा क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे क्लास में एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, वो मेन इशू है। तो हमारा बहुत ज्यादा फोकस रहेगा कि पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर चैप्टर के कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं, उनकी बात की जाएगी हर टॉपिक के बाद में। हर फैकल्टी इसी तरह से काम करेगा, ठीक है। मैं रमाकांत शर्मा आपको यहाँ पे जावा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट हम करेंगे जावा और डेटाबेस से। तो फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो जावा है, और ये देखा जाता है जनरली इन चारों सब्जेक्ट्स में से सबसे ज्यादा स्टूडेंट में पढ़ने की जो इच्छा होती है वो जावा के लिए होती है। और ऐसा मानते हैं जनरली, पता नहीं क्यों एक भ्रांति फैली हुई है कि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज्यादा हार्ड मानते हैं जावा को, ठीक है ना। तो अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं अपने प्रोग्रामर में, 50 क्वेश्चन आने हैं और बहुत बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो हमको एक सीरियस स्टडी की जरूरत है, ठीक है। हम बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, और चाहे आपका लेवल कुछ भी ना हो, हम आपको पढ़ाने बिल्कुल वहीं से 0 से डील करेंगे। ऐसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि साहब मेरे को तो .NET नहीं आती, मेरे को C++ नहीं आती, मेरे को तो C भी नहीं आती। उससे कोई खास फर्क पड़ने की यहाँ पे फर्क पड़ेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि आप जैसे अपनी वीकेंड क्लासेज हैं, तो जो सोमवार से शुक्रवार में एक बार के लिए सीख के थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लें, ठीक है। उसमें किसी को प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ भी सकते हैं, सीख के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लें एक बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखें बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं जावा की, जावा का सिलेबस क्या क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे, वो देखें अपन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, लैंग्वेज फंडामेंटल्स, ये बेसिकली हमारे चैप्टर्स के नाम है जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। डिटेल में एक एक चैप्टर में जितना डिटेल में पॉसिबल हो सकता हम जाएंगे। ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, असाइनमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट, मतलब जो आपके लूपिंग वगैरह, कंडीशंस वगैरह आती है, वो सब चीजें इसमें चलेंगी। क्लास फंडामेंटल्स है, मतलब क्या होती है जावा की क्लास, उसकी बात भी हम करेंगे, ठीक है। इनहेरिटेंस है, पैकेज है, इंटरफेस है, एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा में एक विशेष चीज है जो कि जैसा C या C++ में आपको विशेष नहीं दिखता, वो है आपके फंडा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, मॉडिफायर्स है, स्ट्रिंग हैंडलिंग है, ऑब्जेक्ट एंड रैपर क्लासेस है, इनपुट आउटपुट्स हैं, ठीक है। कलेक्शन फ्रेमवर्क है, मल्टी थ्रेडिंग है। मल्टी थ्रेडिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार शायद जहां तक मेरे को याद 2013 के अंदर मल्टी थ्रेडिंग से 7-8 क्वेश्चन आए थे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एप्लेट है, और फिर ये 3 टॉपिक हैं, सर्वलेट, JSP, JDBC। ये सभी जो अभी तक देखे नंबर 16 तक, ये तो आते हैं आपके कोर जावा के पोर्शन में। जावा को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोर जावा, एडवांस जावा, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि ये 16 तक तो आपके जो टॉपिक्स हैं वो हैं, 16 तक तो मान सकते हैं कि साहब ये टॉपिक है आपके कोर जावा के। और 17, 18
19 सर्वलेट, जेएसपी एंड जेडीबीसी, ये पार्ट है आपके एडवांस जावा के, ठीक है ना। तो एक नाम तो दिख रहा है सर्वलेट, लेकिन बहुत ही डिटेल टॉपिक है, मतलब कम से कम सर्वलेट पढ़ने में हमको 20 घंटे की स्टडी चाहिए, 10 घंटे चाहिए जेएसपी में, 10 घंटे चाहिए जेडीबीसी में, इतना डिटेल टॉपिक है ये। तो जितना ज्यादा हम आपको जहां तक ले जाए वहां तक जाएं, ऐसा नहीं कि साहब ये तो उतना जाए कहां से आएगा, कोई ऐसा नहीं। और एक छोटी सी बात ये भी है कि ये सुनने में आया था कि कुछ सिलेबस चेंज हो सकता है मतलब प्रोग्रामर में, ठीक है ना। आपको लोगों के दिमाग में क्वेश्चन भी हो सकता है, कुछ सिलेबस चेंज हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ एक नए टॉपिक जोड़ने की संभावना है, ठीक है। मैं बेसिकली अगर मेरा इंट्रोडक्शन दूं, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूं, इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर हूं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में। तो लगातार, और ये मान लीजिए मेरा डिपार्टमेंट और आईटी का जो हेडक्वार्टर जिस सामने है, तो काफी सारे दोस्त मेरे वहां पे भी हैं और जो लगभग संपर्क में रहता है मामला। तो बात यह है कि सिलेबस में जो सूचना मिल रही है कि कुछ अमेंडमेंट होने की संभावना है। अमेंडमेंट कैसा है, कुछ चीजें जुड़ेंगी, इसमें से कुछ कम नहीं होगा, मतलब इसके सिलेबस थोड़ा सा कुछ इसमें एक दो चीजें बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मान लो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऐसे कुछ चीजें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 4 बेसिक सब्जेक्ट तो हमने कवर कर लिए, लेकिन कुछ एक सब्जेक्ट एक दो और ऐड हो सकते हैं। तो कभी ये कोई ना माने कि साहब कि क्या पता कोई सब्जेक्ट हो जाए जो हमने पढ़ लिया वो हट जाए। ये 4 बेसिक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, इनकी हटने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ये तो जरूर आएंगे और इतने ही बड़े रूप में आएंगे, ठीक है। जो नया होगा, एक्स्ट्रा कुछ सब्जेक्ट ऐड हो गया, वो हम आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो उस चीज की टेंशन ना रखें आप कि सिलेबस चेंज हो गया तो क्या पता इसमें से मान लो कि साहब डेटाबेस हट गया या नेटवर्किंग हट गया। डेटाबेस, नेटवर्किंग, जावा या फिर हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट ऐसे बेसिक सब्जेक्ट है जो कभी भी नहीं हट सकते, ठीक है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, देखिए हम बात कर रहे हैं जावा की। सबसे पहले अगर थोड़ी सी हम बात करें हिस्ट्री की, कई बार क्या है क्वेश्चन हिस्ट्री से रहते हैं, ठीक है, कि जावा बनी आपकी सन माइक्रोसिस्टम ने बनाया इसको 1995 में जावा बनी, ठीक है ना। सन माइक्रोसिस्टम कंपनी थी, इसने बनाया। और ये क्या थी, इसके लिए सबसे जो मेन फीचर है इसकी, जो हम दो बात करेंगे, इसके जो मेन खासियत थी, क्यों बनी, ऐसी लैंग्वेज की जरूरत क्या पड़ी। क्या 1995 से पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन इसका जो मेन फीचर था वो था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और दूसरा फीचर था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है ना। तो एक तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है, और दूसरी चीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये मेन जावा के फीचर है जिसके कारण से जावा आज इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई। सबसे बड़ा फीचर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो और भी है, ठीक है ना। और तीसरी एक और बात करें हम, ये सबसे ज्यादा सिक्योर लैंग्वेज है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 1995 से पहले कोई प्रोग्रामिंग नहीं थी, कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, ठीक है, और आपके प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, इससे पहले नहीं थे। और साथ साथ में इसमें सिक्योरिटी फीचर भी डाल दिया गया। अब ये तीनों चीजें क्या क्या हैं, नाम से कुछ समझ में नहीं आता। सिक्योर से मतलब क्या है, सुरक्षित, मतलब थोड़ी कोई साहब कोई हमला हो जाएगा, क्या सुरक्षा दे रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जो फीचर है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसकी बात करते हैं। ये क्या चीज है, इसके ऊपर से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, और क्वेश्चन आता है थ्योरेटिकल कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो ये चीज आती है। तो पहली चीज तो यही पूछते हैं कि साहब की एक क्वेश्चन, ये जो आपके केवीज की वैकेंसी आती है, नवोदय की वैकेंसी आती है, उसमें 2-3 बार मैंने देखा है क्वेश्चन पूछा है कि
इन द टर्मिनोलॉजी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म? हम बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म क्या चीज है। भाई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोल रहे हैं, लेकिन पहली बात है प्लेटफॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो एक होता है रेलवे का प्लेटफॉर्म जहां पे गाड़ी आती है। हमारे कंप्यूटर साइंस में प्लेटफॉर्म से मतलब क्या है? जनरली हम ऐसे मानते हैं कि साहब जो आपका ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो प्लेटफॉर्म है। नहीं, लेकिन प्लेटफॉर्म बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस प्रोसेसर को मिला के, इन दोनों को मिला के जो चीज बन रही है उसको बोल रहे हैं प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी जरूरत पड़ी। हम बात करते हैं पहले सी से। सी में क्या होता है जनरली, सी में जब हम कोडिंग करते हैं, सी के लिए जो ड्रॉबैक है वो क्या था कि सी इज ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ भी बोल दें। सी क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सी में कोई कोड बनाया मैंने, ठीक है ना, जैसे, तो वो उसमें किस प्लेटफॉर्म पे बना था? मान लीजिए वो था ओएस तो था विंडोज और प्रोसेसर था इंटेल का। तो जहां उस कोड को यूज करेंगे वहां भी विंडोज और इंटेल का प्रोसेसर होना जरूरी है। ठीक है ना, मतलब आपने जो सी में सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, वो बना था विंडोज, मान लीजिए विंडोज 10 प्लस इंटेल का P5 प्रोसेसर। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बना दिया, अब जिन लोगों को सॉफ्टवेयर यूज करना है, भाई आप कोडिंग तो खुद के लिए तो कर रहे नहीं, आप कर रहे हैं आपके कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। तो आपने ये बाध्य कर दिया कि भैया मेरे सॉफ्टवेयर को तुम यूज करो, तो तुम्हारे कंप्यूटर में विंडोज 10 तो होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, और इंटेल का P5 होना चाहिए प्रोसेसर। अगर ये नहीं है तो ये सॉफ्टवेयर चलेगा ही नहीं। ये मतलब था प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का, मतलब आपका वो जो सॉफ्टवेयर बना वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड हो गया। बात सही है। कैसे था ये चीज? इसको अगर टेक्निकली देखने अपन क्या सी में क्या होता है, ऐसी प्रॉब्लम क्या होती है सी के अंदर, उसको देखते हैं। कोई भी हम कोड लिखते हैं सी में तो डॉट सी करके सेव करते हैं। मान लीजिए कि सी में एक फाइल हमने कोडिंग किया है, एक हेलो डॉट सी, इसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। नाम क्या दिया गया है? सोर्स कोड। ठीक है, मतलब जो बेसिक कोड हमने किया, ठीक है, उसको बोलते हैं सोर्स कोड। ये जनरली हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। सोर्स कोड की जनरली किस में होता है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जावा इज ऑल्सो ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, कोई भी जो सोर्स कोड उसको करते हैं कंपाइल। कंपाइलिंग की प्रोसेस होती है। व्हाट इज कंपाइलिंग, बता सकते हैं कोई? व्हाट इज कंपाइलिंग? ऑनलाइन भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें व्हाट इज कंपाइलिंग। हाँ भाई, क्या होता है कंपाइल करना? एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइल से। बेसिकली देखिए कंपाइलिंग क्या प्रोसेस है। भीम गुर्जर जी कह रहे हैं कि वाइस इज कॉल्ड मिडिल लेवल लैंग्वेज। यस, बिल्कुल सही बात है, अभी आंसर मिल जाएगा आपको सर। ठीक है, मिडिल लेवल लैंग्वेज की देखिए सी प्रोग्रामिंग का जो आपके जो कंपाइलिंग के बाद में सी प्रोग्राम चेंज होता है असेंबली लेवल कोड में। ठीक है ना, और असेंबली प्रोग्रामिंग और मशीन प्रोग्रामिंग आप क्या मानते हैं? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये कोड डायरेक्ट असेंबली लेवल कोड में चेंज होता है। ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है ना, कि कंपाइल करने पे सी का कोड डायरेक्ट किसमें चेंज होता है? असेंबली लेवल कोड में चेंज होता है। उसको फिर रन करते हैं तो बनता है मशीन कोड। ये और किसी प्रोग्रामिंग में नहीं होता कि किसी कोड डायरेक्टली असेंबली कोड कंपाइल करते हैं, असेंबली लेवल में चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना, और असेंबली लेवल क्या है? आपके डायरेक्ट रजिस्टर्स पे वर्क करती है, तो उसको एग्जीक्यूट करना ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है ना, तो इस वजह से, क्योंकि क्या होता है जनरली पहले तो हमको क्या करता है, 2 लेयर में चेंज करना पड़ता है। ये डायरेक्टली फर्स्ट लेयर से चेंज करते हैं, कंपाइल करते हैं, कहां पहुंच गया? असेंबली लेवल कोड में पहुंच गया। अब असेंबली लेवल कोड क्योंकि वो काम करता है आपके डायरेक्ट रजिस्टर्स के टच होके। रजिस्टर्स क्या है? मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है। जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, आपके डेटाबेस नेटवर्किंग पढ़ेंगे तब आपके रजिस्टर्स की बात भी आएगी। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन ये है कि वाई सी इज ए मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये कहेंगे
कि सी प्रोग्राम जब कंपाइल होता है, कंपाइल होते हैं डायरेक्टली वो कन्वर्ट होता है असेंबली लेवल प्रोग्राम में, ठीक है, जो कि आपके मशीन लेवल कोड या कह सकते हैं रजिस्टर्स के ज्यादा क्लोज होता है। इस वजह से सी प्रोग्राम को मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग कहते हैं। जनरली दूसरी प्रोग्रामिंग में मशीन कोड में असेंबली कोड में कन्वर्ट करने के लिए 2 स्टेप लगते हैं, ये पहली स्टेप में आपके असेंबली लेवल में पहुंच जाता है, ठीक है ना। भीम जी समझ आई बात? देखें तो कंपाइल किया, कंपाइलिंग क्या प्रोसेस है? कंपाइलिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आपके जो प्रोग्राम है उसका बेसिक सिंटेक्स चेक किया जाता है। बेसिक सिंटेक्स जैसे कि मान लो इंग्लिश में हम सिंटेक्स क्या होता है, आपके साथ पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर आपके हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये इंग्लिश का सिंटेक्स है। ऐसे ही क्या है कि मान लो कि हमारे सी प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स है कि भाई कोई एक लेटर तो क्या आपके कैपिटल होना चाहिए, किसी चीज को आपको ऐसे डॉट लगा के लिखना है, कोई चीज आपके ऐसे ब्रेसेस में आएगी, मतलब कोई सिंटेक्स दे रखा है हर प्रोग्रामिंग का। तो कंपाइलर क्या करता है कि पूरे पेज को चेक करता है क्या इसमें जो इस लैंग्वेज के सिंटेक्स हैं उनको ढंग से फॉलो किया गया है। अगर वो सिंटेक्स फॉलो किया गया है, वो प्रोग्राम टेक्निकली सही है कि गलत है, उससे मतलब नहीं कंपाइलर को। तो वो बोलता है कि हाँ साहब ये पूरा प्रोग्राम को एक नए फेज में कन्वर्ट कर देता है, नए टाइप में कन्वर्ट कर देता है। ये काम क्या है कंपाइलर का, ठीक है। अब 2 तरह की प्रोसेस होती है, एक होती है कंपाइलर जो पूरे पेज को एक साथ कन्वर्ट करता है, वो कंपाइलर। एक होता है इंटरप्रेटर जो कि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। फिलहाल सी में काम करता है आपके कंपाइलर। तो हम क्या कहें, कंपाइलिंग द प्रोसेस विच कन्वर्ट सोर्स कोड टू द हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड इन असेंबली लेवल कोड इन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। तो कंपाइल किया तो इससे बना असेंबली लेवल कोड। तो मतलब डायरेक्ट कंपाइलिंग से असेंबली लेवल कोड बन गया। अदर दूसरी लैंग्वेजेस में क्या होता है, तो अब क्या है इसके बाद की प्रोसीजर, जिससे कि प्लेटफॉर्म वाला आंसर आएगा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी वाला आंसर आएगा, इसके बाद का कोड है। तो अब असेंबली लेवल कोड को क्या करते हैं अपन, एग्जीक्यूट करते हैं। तो जनरली क्या होता है, जब हमारा किसी क्लाइंट ने कोई सॉफ्टवेयर बनाने का, वो हमने बनाया किस पे, आपके सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हमने कहा था विंडोज तो आपके ओएस है और साथ में इंटेल का था प्रोसेसर, ये बात हमारी थी। ये कोड किया जबकि बात है जो हमने कोड किया। तो कभी भी जो हमारा क्लाइंट है उसको हम सोर्स कोड नहीं देते, उसको क्या देते हैं हम, उसको क्या देते हैं, हमारा ये वाला जो कोड है एग्जीक्यूटिबल कोड है, मतलब उसको ये देते हैं असेंबली कोड। भाई ये कोड ले जाओ और आपके सिस्टम पे इसको एग्जीक्यूट करो, रन करो, और ये आपको संबंधित आउटपुट, मतलब जो भी आपको जिस पर्पज से आपने सॉफ्टवेयर बनाया था वो आउटपुट ये देगा। तो हम उसको देते हैं असेंबली कोड। अब प्रॉब्लम क्या थी कि मान लो जिस क्लाइंट को मैंने दिया, मैंने 10 क्लाइंट को ही दे दिया सॉफ्टवेयर, जिस क्लाइंट को दिया उसने एग्जीक्यूट किया विंडोज वही प्लस इंटेल का आपका प्रोसेसर, तो ये आउटपुट सही दे रहा था। ये मशीन लेवल कोड में आउटपुट देता है, ये मशीन लेवल कोड है जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझ जाता है। ये आउटपुट है बेसिकली, इसको डायरेक्ट आपका प्रोसेसर समझता है और आउटपुट जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो ये अगर मान लो यहां भी विंडोज इंटेल था और जिसने एग्जीक्यूट किया वहां भी विंडोज इंटेल था, तो सही आउटपुट आ रहा है, मतलब आउटपुट सही था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मैंने जिस एक और क्लाइंट को ये कोड दिया, कौन सा असेंबली लेवल कोड दिया, उसने क्या किया भैया, लिनक्स, ठीक है ना, और कोई मान लीजिए आपके अदर कोई प्रोसेसर यूज कर लिया साहब, आपके P4 यूज कर लिया, इसने P5 किया था, इसने P4 कर लिया, लेकिन प्रोसेसर चेंज हो गया, आपके क्या है लिनक्स हो गया। तो ये आउटपुट क्या होगा, सही नहीं आएगा, या तो आउटपुट और कुछ आ जाएगा या आउटपुट आएगा ही नहीं, कुछ एरर आ जाएगी। ये प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि आपने यहां पर प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। तो मतलब या तो मैं अपने यूजर को बाउंड करूं कि भैया तो ऐसा है कि इस सॉफ्टवेयर को रन करना है तो विंडोज और भैया हमारा क्या है इंटेल का P5 प्रोसेसर यूज कर,
विंडोज 10 यूज कर और इंटेल का P5 प्रोसेसर यूज कर, ऐसा किसी मैं यूजर को बोलूं, ये बात तो गलत थी। अब इसमें सॉल्यूशन क्या था साहब कि सभी जितने भी मार्केट में अभी आपके प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ओएस अवेलेबल है, उन सबके लिए अलग अलग कोडिंग, मतलब मैं अपने कंप्यूटर पर डालू लाइनेक्स, उसके लिए अलग कोडिंग करूं, मैं अपने कंप्यूटर में डालू यूनिक्स, उसके लिए अलग कोडिंग करूं, और पूछूं क्लाइंट से भाई तुम्हारा जो तुम यूज किस में करोगे, कि साहब यूनिक्स में, तो यूनिक्स वाला कोड दूं उसको, भाई पकड़, ये तो बेवकूफी हो गई। एक ही कोड को अगर मार्केट में 10 तरह के प्लेटफॉर्म हो, उसके लिए 10 बार कोड करके उनको अलग अलग दूं, ये प्रॉब्लम थी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज टेक्नोलॉजीज में। इसको दूर किया जावा के अंदर। असेंबली कोड इज नॉट एग्जीक्यूट कोड, इट इज ऑब्जेक्ट कोड। भैया ऑब्जेक्ट कोड ही होता है असेंबली लेवल कोड। इसका जो एक्सटेंशन है, जैसे डॉट सी था ना, यहां पे इसका एक्सटेंशन है डॉट ओबीजे, ठीक है ना। जो एक्सटेंशन है, जैसे कि यहां पे डॉट सी फाइल है, कंपाइल करने के बाद डॉट ऑब्जेक्ट कोड बनता है, ठीक है ना, वो बात सही है आपकी, लेकिन वो कोड कौन सा, असेंबली लेवल कोड ही है, ठीक है ना, ये बात। अब नेक्स्ट चीज क्या है, अब नेक्स्ट बात क्या है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है। वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करते हैं इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब जावा में क्या होता है, जावा में जो कोड है आपका, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, आपके सोर्स कोड है वो सेव होता है आपके डॉट जावा में, सेव किस में हुआ, डॉट जावा में। इसको जब हमने कंपाइल किया, ठीक है ना, तो ये बनता है आपके डॉट जावा से बनता है डॉट क्लास फाइल, डॉट क्लास, ठीक है ना। अब इसको बोल रहे हैं यहाँ पे बाइट कोड, क्या बोल रहे हैं, जैसे वहां पे असेंबली कोड बोल रहे थे, इसको बोल रहे हैं बाइट कोड, ठीक है ना, ये आपके बाइट कोड बन गया। अब यहां तक का प्रोसेस तो सेम था, यहां तक का प्रोसेस सेम है कि जो कि सी में होता है वही काम ही हुआ कि वहां पे कंपाइलिंग हुआ, वहां पे और कोई टाइप का कोड बना, यहां पे बन गया आपके डॉट क्लास कोड। मतलब क्या होता है, जावा में किसी भी फाइल को आप कंपाइल करते हैं, कंपाइल करते हैं उसी उसके क्लास का जो नाम है, सोर्स फाइल का नाम, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हेलो क्लास थी हमारी, क्लास हेलो, इसके अंदर कुछ भी कोड लिखा है मैंने, और अगर बाय द वे मान लो इस क्लास फाइल को मैंने सेव कर रखा है, सेव करते टाइम पे से उसका नाम दे रखा है कि माई क्लास डॉट जावा, इस प्रोग्राम का नाम क्या है, क्लास का नाम तो है हेलो, ध्यान समझने की बात है, लेकिन इस सोर्स फाइल का नाम क्या लिखा है मैंने, माई क्लास डॉट जावा, समझे ध्यान से, ठीक है ना। तो जब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो डॉट क्लास फाइल किस नाम से बनेगी, माई क्लास के नाम से या हेलो के नाम से। पहली बात ये कि जावा की जो क्लास होती है उसका नाम और सोर्स फाइल का नाम अलग अलग हो सकता है। जनरली एक भ्रांति होती है कि साहब जिस नाम से क्लास का नाम है उसी नाम से सोर्स फाइल का नाम रखना जरूरी है, ऐसा नहीं है, अलग अलग भी रख सकते हैं। ऐसी एक कंडीशन भी आती है जिसमें दोनों को एक रखना अनिवार्य होता है, वो हम आगे देखेंगे, ऐसी एक कंडीशन आती है, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि यहां पे अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही इस फाइल को मैं कंपाइल करूंगा, कैसे कंपाइल करते हैं वो हम डिटेल में आगे देखेंगे। कंपाइल किया तो माई क्लास डॉट जावा से बनती है, जिस नाम से आपकी क्लास का नाम है क्या है, हेलो, तो जो क्लास फाइल बनेगी वो कौन सी बनेगी, हेलो डॉट क्लास, मतलब माई क्लास डॉट क्लास फाइल नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, हेलो डॉट क्लास। आपके ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या आएगा, माई क्लास डॉट क्लास। मतलब क्वेश्चन क्या है यहां पे कि व्हेन वी कंपाइल माई क्लास डॉट जावा,
ये क्लास है जिसका नाम मैं दे रखा माई क्लास डॉट जावा। देन जो क्लास फाइल बनेगी उसका नाम क्या होगा, तो ऑप्शंस होंगे, मान लो माई क्लास डॉट क्लास हेलो डॉट क्लास, तो बेसिकली जिस नाम से क्लास का नाम है उस नाम से डॉट क्लास फाइल बनेगी, सोर्स फाइल से कोई मतलब नहीं है। बात सही है? तो आपके हेलो डॉट क्लास फाइल बन गई, ठीक है ना। हम ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमने मान लो सोर्स फाइल का नाम ही रख दिया हेलो। जनरली ऐसा होता है, इसलिए हमको सिर्फ भ्रांति लगती है कि साहब इन दोनों के नाम एक जैसे होते हैं। सोर्स फाइल का नाम और क्लास का नाम एक जैसे रख दिया तब भी कोई इशू नहीं है, तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है कि हेलो डॉट क्लास बनेगी, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग हो, ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल क्लियर? हाँ जी भाई साहब, ओके। देन आगे बढ़ते हैं। अब क्या ऐसा कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई जिससे साहब यहां तक का काम तो सी वाला और जावा वाला बराबर है, मतलब ये डॉट क्लास फाइल बनी है, वहां पर असेंबली लेवल कोड बना था, ठीक है भाई साहब। अब क्या है कि इसको एग्जीक्यूट करना, अगर इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देंगे तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी साहब, ये कोड भी क्या हो जाएगा, आपके प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहां पे एक विशेष आपके टेक्निक बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसको बोलते हैं जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है ना। जनरली क्या होता है कि जब हम जावा में काम करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, JSDK, ठीक है, उसको शॉर्ट में बोलते हैं JDK, जावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट या जावा डेवलपमेंट किट। यह है, जैसे कि हम कल की क्लास में देखेंगे कि पहले हम क्या करते हैं, JSDK डाउनलोड करते हैं, किससे, ओरेकल की साइट से। अभी वर्तमान में जैसे पहले सन माइक्रोसिस्टम के पास थी जावा, अभी उसको ओरेकल ने टेक ओवर कर लिया है, तो ओरेकल की साइट जाते हैं और हम क्या करते हैं, JSDK डाउनलोड करते हैं। JSDK 1.8 कल करेंगे डाउनलोड। अब क्या करते हैं, जैसे डाउनलोड करेंगे तो वो पूछता है आपसे कि भैया कि तुम किसके लिए कर रहे हो डाउनलोड, तुम्हारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन आता है भाई विंडोज, लिनक्स, रेड हैट, यूनिक्स, सारे मतलब 10-20 ऑप्शन देगा, जितने भी अभी ओएस चल रहे हैं कहीं भी किसी भी कंट्री में, उन सबके ऑप्शन देता है कि तुमको कौन सा चाहिए। विंडोज के लिए पूछेगा भैया 32 बिट्स के लिए चाहिए, 64 के लिए चाहिए, तो हमने हमारे पास जो कंपेटेबल, हमारे कंप्यूटर मान लो विंडोज 10 है तो 64 बिट्स के लिए, तो हमने उस पर क्लिक कर दिया तो वो अपने आप ही नेक्स्ट नेक्स्ट करते लेंगे, तो वो डाउनलोड हो जाएगा। कल हम करके दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। अब क्या होता है, उसके साथ में एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, क्योंकि हमने बोला है, ठीक है ना, हमने क्या बोला है कि साहब कि हमको विंडोज 10 के लिए 64 बिट्स का हमको क्या चाहिए, JDK चाहिए, ठीक है ना। तो उसके कंपेटेबल JDK आ गया, किसके कंपेटेबल, विंडोज 10 64 बिट्स के कंपेटेबल। तो उसके कंपेटेबल एक और सॉफ्टवेयर अपने आप डाउनलोड होता है, उसका नाम है JVM, जावा वर्चुअल मशीन, ठीक है ना। तो जो जो जावा डाउनलोड करेगा तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपेटेबल अपने आप JVM आएगी, ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो हमने तो मान लो किसी भी में ये सोर्स कोड किसी में भी किया था, हमने तो कि हमारे पास में विंडोज था, हमने ये सोर्स कोड बनाया, उसके अंदर विंडोज प्लस कोई भी आपके पास में मान लो इंटेल का कोई भी प्रोसेसर था जिसमें ये सोर्स कोड बनाया, और ये हम डॉट क्लास फाइल देते हैं कस्टमर को, भाई ये ले जा, इसको रन कर ले, तेरा आउटपुट अब तुमको मिल जाएगा, जैसे कि पहले असेंबली लेवल कोड दे रहे थे, ठीक है ना। अब क्या है, ये बाइट कोड है। अब इसके बाद में इसको क्या करते हैं, इसको रन करना है, लेकिन रन कैसे करें, रन कैसे करें, तो उसके लिए क्या सिस्टम क्या है कि साहब आपके यहां पे एक अलग से डिवाइस आ गई, क्या है, JVM। अब रन कहां होगा, रन होगा क्लाइंट के साइड पे। अपने क्लाइंट को हेलो डॉट क्लास फाइल दे दी, सोर्स फाइल नहीं दी, सोर्स फाइल पूरी कंपाइल करके हमने जितनी भी क्लास फाइल थी सब उसको दे दी, बस तू तेरे लेवल पे इसको रन कर। अब ये जरूरी है कि उसके पास में मतलब JDK तो डाउनलोड होना चाहिए। अब जब मान लो कि 10 तरह के क्लाइंट्स को दिया मैंने, सभी को बोल दिया तुम JDK डाउनलोड कर लेना भैया। अब वो JDK डाउनलोड करते हैं, मान लो कि आपके कंप्यूटर पे था लिनक्स, तो आपने लिनक्स से कंपेटेबल JDK डाउनलोड कर लिया। आपके कंप्यूटर में था यूनिक्स, तो आपने यूनिक्स से कंपेटेबल कर लिया। भाई तेरे कंप्यूटर में था विंडोज, तो तूने विंडोज के कंपेटेबल JDK डाउनलोड कर लिया। और सबके कंपेटेबल क्या आ गया आपके पास में, JVM आ गई, सबके कंपेटेबल आ गई, ठीक है ना। अब इस JVM क्या है कि जिस क्लाइंट के पास ये JVM है वो उसके विंडोज के कंपेटेबल है। तो ये क्या करती है, भाई डॉट क्लास फाइल कहीं से बन के आई थी,
मैं तो जिसके कंपेटेबल मैं हूं ना, मैं उसके कंपेटेबल आउटपुट दे दूंगा उसको सेम। तो मतलब जेवीएम क्या है, उस प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट है, जिस प्लेटफॉर्म पे वो सेव है उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग जेवीएम उनके पास पड़ी हुई है। तो कोड कहीं जिस भी प्लेटफॉर्म से बन के आया था डॉट क्लास फाइल, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपने जिस प्लेटफॉर्म पे वो जेवीएम है उस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग इसको क्या करती है, जेवीएम रन करती है बेसिकली। एग्जीक्यूट बोल सकते हैं इसको अपन, एग्जीक्यूट बोल दो, रन करना बोल दो, कोई बात वही है। रन करते हैं, यह आउटपुट देती है, मतलब मशीन लेवल कोड देती है। ठीक है ना। तो अब ये समस्या खत्म हो गई है भैया, रन करते टाइम पे यहाँ पे अगर रन, जहां पे रन कर रहे हैं वहां पे लिनक्स था तो क्या होगा, तो भैया लिनक्स से कंपेटेबल जेवीएम है। अगर यूनिक्स था तो क्या होगा, तो इसके पास में यूनिक्स से कंपेटेबल जेवीएम है। अगर साहब विंडोज 7 था तो उस विंडोज 7 के कंपेटेबल जेवीएम है। मतलब सबने जेडीके तो डाउनलोड कर रखे हैं, तो जेडीके के साथ में क्या अपने आप ही एक आत्मा घुस गई उसके अंदर, क्या, जेवीएम। वो किसके कंपेटेबल है, उस सिस्टम के कंपेटेबल है, उस ओएस के कंपेटेबल है। बात समझ आ गई। तो अब क्या हुआ, अब एक चीज और घूम के निकल के आ गई कि जेवीएम क्या है, बेसिकली जेवीएम क्या मानू, प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट मानू या इंडिपेंडेंट मानू। हाँ भैया, जेवीएम को बोलो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट। जेवीएम इज फुली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है ना। दैट्स वाई इट्स मेक जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। लिखे आप, क्या लिखे, JVM is platform dependent, so it's make Java technology platform independent। क्योंकि JVM हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग है, और जहां से भी डॉट क्लास फाइल आई है वो जिस भी प्लेटफॉर्म से आई है उसको वो अपने अकॉर्डिंग, जिस प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रही है JVM, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देती है, और आउटपुट सब प्लेटफॉर्म पे बराबर आता है। ये सारी करामात किसकी है, JVM की। मतलब रन करना इसकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। जो मतलब मिस मैचिंग आती है वहां से था दूसरे आपके आपके प्लेटफॉर्म से आ रहा था, तो इस मिस मैचिंग को मैच करके आउटपुट जनरेट करके सबके लिए बराबर एक जैसा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई भाई साहब। तो हम ये कह सकते हैं, हमने ये लिखा कि वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी, तो हम ये कह सकते हैं जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बिकॉज जेवीएम मेक्स इट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि जेवीएम क्या है, खुद प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। जेवीएम बनाती है इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्योंकि वो खुद प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट था कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। अब दूसरी बात करें, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो अपने सिलेबस में लिखा हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से मतलब क्या है, ये थीम क्या है, उसकी बात करते हैं भाई साहब। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देखो दो तरह की थीम है प्रोग्रामिंग की, सभी लैंग्वेजेस में जो अप्लाई होती है, दो ही तरह की थीम है। एक तो होती है साहब फंक्शन ओरिएंटेड, इसको दूसरा नाम है प्रोसीजर ओरिएंटेड। क्या है, समझे अपने इनको भाई। अपने क्या है कि ये मान लो कि जावा के 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कम 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे प्योर थ्योरेटिकल, जिसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन बड़े टिपिकल होते हैं। किसी प्रोग्राम में पूछे भाई इसमें आउटपुट क्या आएगा, आप दिमाग लगेगा आउटपुट निकाल सकते हो, लेकिन 3.5-4 लाइन का थ्योरी क्वेश्चन है साहब, पता नहीं क्या क्या कह रहा है। पहली बात तो उसमें वो इतना लंबा होता है, 4-5 लाइन का थ्योरी वाला क्वेश्चन है, कोई लिखा हुआ है बहुत लंबी सारी, फिर बोलता है वाई लास्ट में, और फिर उसके जो हर एक ऑप्शन है वो है 3-3 लाइन के, 4 ऑप्शन मतलब पिक करो उनमें से। फिर समस्या क्या आती है, आखिरी में वो ऑप्शन जो है चारों वो आंसर नहीं, आंसर तो लास्ट में लिखे हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा, तब उन सब में से पिक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन कंपेयर टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा हार्ड होते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आपके जावा के थ्योरी में आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा थ्योरेटिकल अपन पोर्शन पहले मजबूत करेंगे। तो मैंने कहा कि क्या कहा कि दो ही तरह की प्रोग्रामिंग थीम होती है, एक तो होती है साहब फंक्शन ओरिएंटेड, इसका दूसरा नाम क्या है साहब,
प्रोसीजर ओरिएंटेड, प्रोसीजर फंक्शन एक ही बात है। इसको कई जगह ये भी लिखा हुआ मिल जाता है मेथड ओरिएंटेड, बात एक ही है, वो भी वो एक ही है। तो मतलब फंक्शन प्रोसीजर, भाई जो सी में जो बनता है उसको बोलते हैं अपन फंक्शन, उसी चीज को अगर किसी डेटाबेस के अंदर बना दिया उसको बोलते हैं प्रोसीजर। भाई फंक्शन बनते हैं आपके डेटाबेस के अंदर भी, एसक्यूएल के अंदर भी फंक्शन बनते हैं, लेकिन वो फंक्शन क्या बोलते हैं, आप प्रोसीजर बोल देते हैं, आपके आएंगे कोर्स में। और उसी फंक्शन को अगर मैं जावा में बना दूं उसको बोलते हैं आपके क्या, मेथड। तो मेथड ओरिएंटेड भी रहते हैं साहब, नाम सब एक ही है साहब, ये टेक्नोलॉजी सारी एक ही है, कोई भी बोल दो आप, सब क्या है, जैसे हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स है साहब। एक तो ये टेक्नोलॉजी साहब, और दूसरी कौन सी है, एक तो ये, दूसरी है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इन दोनों में अंतर क्या है, पहले इसकी बात करेंगे अपन, ठीक है ना, अंतर क्या है दोनों में। तो अगर हम बात करें फंक्शन ओरिएंटेड या प्रोसीजर ओरिएंटेड, इसमें क्या होता है, जो बेसिक अपना फोकस होता है वो किस पे होता है, फोकस एरिया क्या है, फोकस एरिया होता है कि काम क्या करना है। मतलब जैसे नाम से स्पष्ट है, एक बार अपन थ्योरी पे ध्यान लगाएं, पूरा फंक्शन ओरिएंटेड, मतलब किसके ओरिएंटेशन है, फंक्शन पे। कि तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी फंक्शन ओरिएंटेड, उसमें ये सोचते हैं काम क्या करना है, ठीक है ना। तो उसमें जो 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 अपने को फंक्शन बनाने उनकी बात होती है कि रन, ड्राइव, जैसे मान लो कोई कार है तो उसके लिए बोला कि साहब इसके इसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, इसके रन है, ड्राइव है, गियर है, ये सारे इसके फंक्शन है, ठीक है ना। लेकिन जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो फीचर है उसमें क्या होता है, उसमें काम क्या करना उस पर मतलब नहीं है, उस पर बात करना है किन किन लोगों के लिए काम करना है। जैसे मान लो एक कोई यूनिवर्सिटी है तो उसमें क्या क्या होंगे, उसमें फोकस किस पे होगा कि साहब इसके ऑब्जेक्ट कौन कौन है, इसके स्टूडेंट, इसके टीचर्स, इसके स्टाफ, उन पे फोकस है। मतलब फोकस एरिया चेंज हो गया, वो क्या काम करते हैं, काम तो वहां भी आएंगे, फंक्शंस तो वहां भी आएंगे। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में फंक्शंस नहीं होते, फंक्शंस तो होते हैं, लेकिन मेन हमारा फोकस किस पे होता है, उन ऑब्जेक्ट्स पे फोकस होता है कि किन लोगों के लिए काम किया जा रहा है, उन लोगों पे फोकस होता है, ठीक है ना। अब वो लोग भी हो सकते हैं, वो कोई फिजिकल एंटिटी भी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे कि अब मान लो उस स्कूल का जो बिल्डिंग है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, मतलब एक वो निर्जीव भी ऑब्जेक्ट है, सजीव भी ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट है वो आपके साथ जीता जाता आदमी है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि साहब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पहला काम जो है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना, अब आइडेंटिफाई हो गया। उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जो आपने माना कि स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है तो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्लास। तो उस स्टूडेंट के लिए बना दी क्लास, क्लास बना दी साहब। ऐसे टीचर के लिए क्लास बना दी, फैकल्टीज और मतलब आपके जो अदर स्टाफ मेंबर है, स्टाफ मेंबर्स के नाम से क्लास बना दी। जो जो हमको ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं वहां पे फिजिकल ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है, उन सबके लिए क्या बना दी, एक एक क्लास बना दी। मतलब ऑब्जेक्ट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा है प्रोग्रामिंग में, क्लास के रूप में। अब क्या करें, अब क्या होंगे, उस ऑब्जेक्ट के दो तरह की चीजें होती है, एक होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स। क्या होते हैं ऑब्जेक्ट, क्या होते हैं एट्रीब्यूट, मतलब उसका नाम। जैसे कोई स्टूडेंट क्लास थी तो स्टूडेंट का नाम भी तो होगा, उसका फादर्स नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसकी कितनी फीस है फीस होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, मतलब दुनिया भर के उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, ये होते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। अब ये हमने स्टूडेंट के नाम से क्लास बनाई, जो ये एट्रीब्यूट्स हैं ये उसके क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। बना दी साहब की ये स्टूडेंट नेम, फीस, फादर्स नेम, फलाना फलाना फलाना, ये एट्रीब्यूट्स क्या है उसके, वेरिएबल्स बन गए। अब कि स्टूडेंट को काम भी तो करेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्या करना, मान लो उसका काम है कि स्टडी, तो स्टडी नाम से बना दिया उस क्लास की, जो स्टूडेंट क्लास थी उसके अंदर बना दिया उसका मेथड स्टडी। दूसरा काम क्या है उसका, एग्जाम देना, तो गिव एग्जाम नाम से एक और अपन ने ये साहब उसके जो इसको क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पे, इनको बोल रहे हैं बिहेवियर्स, उनके काम, उनके फंक्शंस। तो उनके जो बिहेवियर्स हैं, फंक्शंस हैं, उनको उस नाम से अपन क्या करते हैं, उस स्टूडेंट क्लास में क्या बनाते हैं, उनके फंक्शंस बना देते हैं। तो पहला फोकस किस पे किया अपन ने, ऑब्जेक्ट पे। वो क्या था, मान लो टीचर स्टूडेंट, तो उस ऑब्जेक्ट टीचर स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या किया अपन ने, क्लास बनाया, मतलब उस टीचर या स्टूडेंट के नाम से बना दी क्लास।
फिर सोचा कि इससे क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज, उनको प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं। उन एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज के नाम को उस क्लास में बना दिए वेरिएबल्स। फिर जो जो वो काम करता है टीचर या स्टूडेंट, उनके उस कामों के हिसाब से उनके बना दिए फंक्शंस या उनको बोलते हैं मेथड्स।